आप सभी का आपके YouTube चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर चुके हैं और काफ़ी सारे चैप्टर वहाँ मैंने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की जो सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो टीटी की परीक्षा हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, DSSS हो या कोई सी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा जहाँ से चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉजी के बनते हैं क्वेश्चन, यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप पहले ये समझिए कि बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। उनका रंग रूप, कद काठी, उनका धर्म, जाति, उनका जो नेचर होता है, स्वभाव, उनका नॉलेज, ज्ञान, ये ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये विभिन्नताएं क्या होता है, बाह्य रूप से ये विभिन्नताएं हमको दिखाई देती हैं कि वो व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक उसी प्रकार से वे कुछ मानसिक गुणों में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक क्लासरूम में, एक कक्षा में अलग अलग डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, अलग मेंटल लेवल के, उनकी अपनी शारीरिक क्षमताएं अलग होती हैं, उनकी योग्यताएं अलग होती हैं। इस प्रकार वो इंडिविजुअल डिफरेंस उनमें पाया जाता है। तो इसी में एक फैक्टर होता है मानसिक क्षमता का, कि मानसिक योग्यता उनकी किस तरह से है। कुछ बच्चों की तो सीखने समझने की क्षमता तेज होती है और कुछ की बहुत धीमी होती है। तो ये जो अंतर पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, बुद्धि, इंटेलिजेंस ही होता है। इसी इंटेलिजेंस को हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्यात्मक पक्ष, फिर संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष, फंक्शनल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट और ऑपरेशनल एस्पेक्ट। अब इसमें क्या होता है, कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत जो कि पहला है, इसमें बुद्धि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बुद्धि के कार्य देखे जाते हैं कि वो किस तरह से कार्य हैं। ये सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फिर है दूसरा, जैसे आपके सामने है संरचनात्मक पक्ष। इसमें स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, बुद्धि की संरचना किस तरह है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है। और फिर तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष, ऑपरेशनल एस्पेक्ट। इसमें बुद्धि का मापन किया जाता है कि कौन सा बालक किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ही हमने तीनों पक्ष देख लिए। अब यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। एक जो सामान्य भाषा में क्या होता है कि अधिकांश व्यक्ति क्या है, बुद्धि को किसी स्थूल वस्तु, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जबकि बुद्धि वास्तु में क्या होती है, अमूर्त है। क्या आप इसको देख कर या छू कर समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अमूर्त रूप में पाई जाती है और इसका जो हम आकलन कर सकते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही समझ सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में, यहाँ पर देखिए 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन, 2 मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानसिक आयु, कुछ ऐसे तथ्य हैं, इनको, इन टर्म्स को भी आपको समझना चाहिए। जैसे मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनका आगे यूज़ क्या है, ये आपको समझना चाहिए। जैसे मानसिक आयु का जो प्रतिपादन था, ये सबसे पहले बिने ने किया था। मानसिक आयु से क्या मतलब होता है, मेंटल एज जिसको बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है कि उसकी जो मेंटल लेवल है उसका उस एज में क्या है। मानसिक आयु वास्तव में क्या है, बुद्धि या मानसिक विकास की स्थिति का कोई निरपेक्ष मान न होकर सापेक्ष मान है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ऐसे उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है जिसकी वास्तविक आयु क्या है, 6 साल है, लेकिन वो 8 साल के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल हो जाता है। कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण बनाया गया है जो कि 8 साल के बच्चों के लिए है। इसमें क्या होता है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो 6 साल का जो बच्चा है वो 8 साल के बच्चे के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था उसको अगर सफलता से उसको हल कर लेता है तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे की मानसिक आयु क्या हुई, 8 साल हुई। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी
मानसिक आयु 8 साल हो गई और जबकि वास्तविक आयु क्या हुई, 6 साल हुई। तो इस तरह से वास्तविक आयु और मानसिक आयु ये आपने समझ लिया। अगला देखिए पॉइंट क्या है, बुद्धि लब्धि, IQ जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। यहाँ पर जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था और बाद में टर्मैन ने भी इसका प्रयोग किया था। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं कि देखिए बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो कि आप समझ चुके हैं, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मेंटल एज MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज CA, ये हो गया इक्वल टू IQ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल आपके कैसे बनेंगे, या तो IQ पूछा जाएगा जिसमें 2 फैक्टर दिए होंगे, मेंटल एज दी होगी और रियल एज दी होगी, या फिर आपका मानसिक आयु पूछ सकता है, बुद्धि लब्धि दिया हो, वास्तविक आयु, मतलब कोई भी 2 फैक्टर दिए होंगे, उसमें से तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए। आगे देखिए बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ, मतलब जब बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग जब उनको हमने क्लासिफाइड किया कि किसके अंतर्गत क्या मान आता है और इसमें कौन से बालक किस श्रेणी के आते हैं, तो यहाँ पर ये चार्ट है एक, और इसका जो है यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ आपने देखा होगा कि कई तरह के परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, स्किल टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आपके जो जब रिज़ल्ट निकाला जाता है तो उसमें कैटेगरी भी डिफाइन की जाती है कि ये बालक प्रखर बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है, सुपीरियर है, जीनियस है, या डल बुद्धि का है, या बहुत इडियट टाइप है, मतलब उसका मानसिक लेवल बहुत कम है। तो इस तरह से जहाँ पर इन चीज़ों को डिफाइन करना होता है वहाँ इसका उपयोग करते हैं। ये कुछ आपको याद होने चाहिए, इससे भी सवाल बनते हैं। यहाँ पर देखिए जब 140 या उससे अधिक होती है तो ऐसे बालकों को क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं, और जब ये लेवल 120 से 139 तक होता है तो वेरी सुपीरियर, अतिश्रेष्ठ होते हैं। फिर आता है 110 से 119 तक, इसमें क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। फिर आता है 90 से 109 तक, यहाँ पर सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, नॉर्मल। और फिर है 80 टू 89 तक, यहाँ पर डल, मंद बुद्धि बालक होते हैं। फिर है 70 से 79 तक, यहाँ पर सीमांत मंद बुद्धि, बॉर्डर लाइन के जो बालक होते हैं वो होते हैं। फिर आता है 60 से 69 तक, ये मूढ़ बुद्धि होते हैं, मौन जिसको कहते हैं। फिर आता है 20 से 59 तक, ये हीन बुद्धि होते हैं। और 20 या इससे कम बुद्धि जो होती है वो जड़ बुद्धि होते हैं, इडियट होते हैं। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है, इसको आप 2 बार 3 बार देखेंगे। PDF भी यहाँ पर दी जा रही है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक बार इसको देख लेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। इसमें क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने खाली एक पक्ष को ही रख के दिया, इस तरह से 3 पक्षों में ये परिभाषाएं डिफाइन की गई हैं, जैसे समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और दूसरा था सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और तीसरा पॉइंट था अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। इस तरह से इन तीनों पॉइंट के अंतर्गत किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। अब समायोजन से क्या मतलब होता है, बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। जिस भी माहौल में आप रहते हैं, जिस भी वातावरण में हैं, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यही समायोजन होता है। तो इसके अनुसार सबसे पहली परिभाषा स्टर्न ने दी है। स्टर्न के अनुसार क्या है, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन सामान्य योग्यता है, ये हो गई स्टर्न के अनुसार। फिर बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों से समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। सब में समायोजन की ही बात की गई है। फिर क्रूज के अनुसार बुद्धि नई विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। तो ये हो गया समायोजन करने की योग्यता के रूप में। अगला है सीखने की योग्यता के रूप में, दूसरा पॉइंट है। इन परिभाषाओं के अनुसार जैसे बुद्धि शीघ्रता व
व्यापकता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, मतलब वही कि कुछ बालक या व्यक्ति बहुत जल्दी से चीज़ों को ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं और सीख भी लेते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीखने में या समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यही होता है सीखने की योग्यता के रूप में। इसमें बकिंघम ने जो परिभाषा दी थी उनके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। फिर एक है डियरबोर्न, बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इस तरह से ये दो परिभाषाएं हैं। फिर है तीसरी जो इसकी विशेषता थी अमूर्त चिंतन के रूप में। अमूर्त चिंतन के रूप में मतलब इसके अनुसार बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों में, विशेषतः उन परिस्थितियों में जिनके समाधान हेतु यहाँ पर देखिए अलग ही फैक्टर है, शाब्दिक तथा आंकिक संकेतों का प्रयोग आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्ययों, संकेतों तथा प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की क्षमता होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के संकेत और चिन्ह वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि गणित या साइंस मतलब विज्ञान वगैरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम सूत्रों को, समीकरणों को इनके माध्यम से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विनय थे इन्होंने परिभाषा दी, बुद्धि बोध पर आधारित खोजपरकता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। फिर जो टर्मैन ने दी उनके अनुसार व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये सारी परिभाषाएं दी हैं जिसमें कि संकेतों, प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करते हैं। आगे देखिए फिर बुद्धि की व्यापक परिभाषा। व्यापक से क्या मतलब है कि यहाँ पर तो देखिए जो तीनों जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक थे, तीनों गुणों के आधार पर परिभाषाएं दी गई थी, लेकिन व्यापक परिभाषा में उन तीनों जो विशेषताएं थी उनको मिला के ही कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया। तो इसमें यहाँ पर देखिए बैचलर, रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन और स्टोडार्ड। बैचलर के अनुसार क्या था, इनको आप PDF में देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। इनके अनुसार था बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। ये तो हो गई बैचलर के अनुसार, जिसमें इन्होंने तीनों विशेषताओं का वर्णन किया है। फिर रॉबिन्सन ने क्या कहा, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। संज्ञानात्मक व्यवहार मतलब मानसिक योग्यता से है, जो सूझ के साथ यहाँ पर समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में आकलन करने और अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसमें भी इन्होंने तीनों फैक्टर का वर्णन किया है। फिर स्टोडार्ड, इन्होंने क्या कहा, बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययिता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य व नैतिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता यानी परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। तो इस तरह से ये तीन परिभाषाएं हो गई जिसमें कि तीनों एस्पेक्ट्स जितने तीनों पक्ष थे उनका रख के वर्णन किया गया है। आगे देखिए बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में क्या है, इसको जो वर्गीकृत किया था E.L. थॉर्नडाइक। तो E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सी थी, इनमें थी सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन की विभिन्न सामान्य परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब आप जिस भी सामाजिक वातावरण में रहते हैं, कोई नई परिवेश में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, समायोजन करना पड़ता है। और जिसमें जिन भी व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है, अधिक डेवलप होती है, तो वहाँ पे उनको समायोजन करने में दिक्कत नहीं आती है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता व सुगमता से समायोजन कर लेता है, और जबकि इसके अभाव में व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने और उनको कायम रखने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये हो गई सामाजिक बुद्धि की बात। आगे देखते हैं स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसी को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। अब स्थूल बुद्धि से क्या तात्पर्य है,
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है, कि यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। मतलब जो रियल कंडीशन क्या है उसमें जो अध्ययन किया जाता है वही यहाँ पर स्थूल बुद्धि के ही द्वारा किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग में स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति किस किस फील्ड में होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, कुशल कारीगर हो गए, इस तरह से वो स्थूल बुद्धि का प्रयोग करके अपने फील्ड में काम करते हैं। अब तीसरा है अमूर्त बुद्धि, जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या इसी को सैद्धांतिक बुद्धि, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने का प्रयोग करने की योग्यता से है। यहाँ पर शाब्दिक और गणितीय संकेतों को प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने पढ़ने और तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है, कि जो जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के होते हैं, तो यहाँ पर ये सारे प्रतीक और गणितीय संकेत ये सब यूज़ किए जाते हैं। अमूर्त बुद्धि का सर्वोत्तम रूप गणित व विज्ञान के सूत्रों, देखिए यहाँ पे लिखा है, सूत्रों, समीकरणों तथा दार्शनिक विचारों में परिलक्षित होता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, फिलोसफर या वैज्ञानिक होते हैं। इस तरह से ये अलग अलग फील्ड में अपने काम करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। तो यहाँ पर आपने देखा। फिर इसी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो भी आप समझ लीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब क्या था कि बुद्धि को निर्धारित करने के लिए जैसे वंशानुक्रम तथा वातावरण, सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने ढंग से इसकी व्याख्या की थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, तो कुछ ने खाली वातावरण को ही महत्ता दी है ना। और ये चीज़ आज तक मतलब इसको डिफाइन करना बहुत ही अलग था, कि इसको मतलब एक कॉन्सेप्ट ही अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया था कि अलग अलग मत हैं कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है या अर्जित योग्यता है, इसको किस में रखा जाए। लेकिन आज जबकि काफ़ी सारे रिसर्च हो गए हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे एनालिसिस हो गए हैं, तो आज के मत के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव बालक के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि खाली वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है या खाली वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और बस इतना अंतर होता है कि वंशानुक्रम पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जबकि वातावरण में क्या होता है, हम अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस करके उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक क्या होते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अगला वीडियो उन्हीं का आएगा। और उसके बाद हम बुद्धि के सिद्धांत, फिर नेक्स्ट हम बुद्धि के मापन, इन सबको पढ़ेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।